हम डिस्कस करने वाले हैं ओम्स लॉ, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है। और इसके ऊपर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और थ्योरेटिकल भी आ सकते हैं। थ्योरेटिकल में मतलब तुमको पूरा डिस्क्राइब करने को बोला जा सकता है कि भाई राइट अ नोट ऑन ओम्स लॉ या व्हाट डू यू मीन बाय ओम्स लॉ। ठीक है, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले क्या करना है, हमको एक एक्सपेरिमेंट स्टडी करना है, उसके बाद अपन ओम्स लॉ पे आएंगे। ठीक है, तो जो एक्सपेरिमेंट था वो बहुत ही ईजी सा एक्सपेरिमेंट था। इसके अंदर क्या था, हमने एक सर्किट डायग्राम यूज़ किया था और वो जो सर्किट था उसके अंदर अपन ने कंडक्टिंग वायर यूज़ करी थी। अपन ने अमीटर यूज़ किया था ताकि अपन क्या कर सके, करंट को मेजर कर सके। अमीटर का काम क्या होता है, करंट को मेजर करना। अपन ने वोल्ट मीटर भी यूज़ किया था ताकि अपन पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको मेजर कर सके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर कर सके। हमने रेजिस्टर यूज़ किया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस भी यूज़ कर रखा है। अभी तक अगर रेजिस्टेंस के बारे में नहीं पता है तो इसकी वीडियो के एंड तक हमें इसके बारे में भी पता पड़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपन ने इसके अंदर एक से ज़्यादा बैटरीज जो है उसको यूज़ किया था, एक से ज़्यादा सेल्स को यूज़ किया था। तो बेसिकली हुआ क्या था, इसके अंदर अपन ने क्या किया था, जो पूरा सर्किट था वो तो कॉमन ही था, लेकिन इसके अंदर अपन नंबर ऑफ बैटरीज जो हैं, वो सेल्स जो हैं वो एक एक करके इंक्रीज़ करते गए। पहले अपन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो सिंगल बैटरी को यूज़ करके किया था, सिंगल सेल को यूज़ करके किया था। और जब अपन ने सिंगल सेल लगाया, दैट इज़ सिर्फ ये एक ही सेल लगा रखा था, तब अमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग को कैलकुलेट किया। ठीक है, सेकंड केस में क्या किया, हमने दो बैटरीज को साथ में यूज़ किया और फिर से क्या करा, मीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग को कैलकुलेट किया। फिर तीन बैटरीज को एक साथ यूज़ किया, दैट इज़ ये वाली तीनों बैटरीज को यूज़ किया और फिर क्या किया, मीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग को कैलकुलेट किया। एंड एट लास्ट हमने चार बैटरीज को एक साथ यूज़ करा और हमने मीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग को क्या करा, कैलकुलेट किया। तो जो भी हमारी कैलकुलेशंस आई वो हमने क्या कर दी, एक टेबल के फॉर्म में क्या कर दी, नोट डाउन कर दी कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो पहला वाला जो ऑब्जर्वेशन था कि जब एक बैटरी को यूज़ कर रहे थे तो जो करंट आ रहा था अमीटर के अंदर वो 1 एम्पियर का आ रहा था और जो वोल्टेज था वो 10 वोल्ट का आ रहा था। जब दो बैटरीज को यूज़ किया तो जो करंट था वो 2 एम्पियर आ रहा था और जो वोल्टेज था वो 20 वोल्ट का आ रहा था। सिमिलरली जब तीन बैटरीज को यूज़ किया तो 3 एम्पियर करंट आ रहा था और 30 वोल्ट जो है वो वोल्ट मीटर रीडिंग बता रहा था। और जब चार बैटरीज को यूज़ किया तो 4 एम्पियर करंट आ रहा था और 40 वोल्ट जो था क्या हमारा वोल्टेज आ रहा था। तो इस तरीके से हमको यहाँ दिख रहा है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ बैटरीज जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही हैं, जो करंट है वो भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। वोल्टेज के साथ करंट भी क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। फिर क्या किया, जो सर साइमन ओम थे जिसने क्या किया था, ओम्स लॉ को डिटरमाइन किया था, साइमन ओम्स जो थे उन्होंने क्या V/I का रेशियो निकालने की भी कोशिश करी थी। तो ये देखा जा रहा था कि हमेशा V/I का जो रेशियो है वो कांस्टेंट ही आ रहा था। कैसे आया देखो, जैसे वोल्टेज अपॉन करंट करूँगी तो देखो 10 आया, यहाँ पे भी वोल्टेज अपॉन करंट करूँगी तो 10 ही आएगा, इधर भी 10 ही आएगा, राइट, 10 ही आ रहा है ना। और 40/4 करूँगी तब भी क्या आएगा, 10 ही आएगा। तो इसका मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या हो रहा था कि जो वोल्टेज के साथ एक तो करंट बढ़ भी रहा था और V/I का जो रेशियो था वो हमेशा क्या रह रहा था, कांस्टेंट ही रह रहा था, उसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं कर रही थी। ठीक है, और इस टेब्यूलर फॉर्म को एक ग्राफिकल फॉर्म में भी प्लॉट किया गया, इस पूरी चीज़ को ग्राफ के फॉर्म में भी प्लॉट किया गया। तो हमारा जो ग्राफ था वो काफ़ी लीनियर ग्राफ बन रहा था, मतलब कुछ इस तरीके का ग्राफ बन रहा था। ग्राफ के अंदर अपन ने एक्स एक्सिस के अंदर क्या रखा था, इसको एक्स एक्सिस कहते हैं और इसे वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, तो जो एक्स एक्सिस था उस पर अपन ने करंट की वैल्यूज़ लिख दी थी और जो वाई एक्सिस था उस पर अपन ने पोटेंशियल की वैल्यूज़ जो थी वो लिख दी थी। तो जब अपन करंट और वोल्टेज को मतलब प्लॉट कर रहे थे कि भाई 1 एम्पियर करंट पे तो 10 वोल्ट की बैटरी लगा रहे थे तो 1 एम्पियर करंट आ रहा था, 20 वोल्ट लगा रहे थे तो 2 एम्पियर करंट आ रहा था, 30 वोल्ट लगा रहे थे तो 3 एम्पियर करंट आ रहा था, 40 वोल्ट लगा रहे थे तो 4 एम्पियर करंट आ रहा था, 50 वोल्ट लगा रहे थे तो 5 एम्पियर करंट आ रहा था। तो इस तरीके से जब अपन ने ज्वाइन करने की कोशिश करी तो क्या हुआ कि जो हमारा ग्राफ बन रहा था वो बिल्कुल ये सारे पॉइंट्स जो थे, जब अपन ने इनको ज्वाइन किया इन सर्कल्स को तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा था, मतलब कुछ इस तरीके का ग्राफ बन रहा था। और इस तरीके के ग्राफ को अपन क्या बोलते हैं, लीनियर ग्राफ कहते हैं। लीनियर ग्राफ तब बनता है जब कोई चीज़, एक चीज़ वेरी करती है तो उसके साथ साथ दूसरी चीज़ भी उतने ही गुना वेरी करती है। मतलब कि यहाँ पे देखो, हमेशा देखो जो करंट है उसका भी 1 का गैप ही आ रहा है, 2 - 1 1, 3 - 2 1। तो मतलब क्या हो रहा है, करंट जो है वो एक एक यूनिट से क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। और जो पोटेंशियल है उसी के कंपैरेटिवली 10 वोल्ट के डिफरेंस से इंक्रीज होता जा रहा है। जैसे देखो यहाँ पे 10 का गैप है
यहाँ भी 10 का गैप है, यहाँ भी 10 का गैप है। तो करंट एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है और वोल्टेज भी एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, तभी V/I का जो रेशियो था वो क्या आ रहा था, कांस्टेंट ही आ रहा था। ठीक है, तो ओम्स लॉ के अंदर जब अपन करंट और पोटेंशियल के बीच का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो हमेशा लीनियर ग्राफ ही आता है। ठीक है, अब इसी चीज़ को सर साइमन ओम ने एक स्टेटमेंट में पुट डाउन करने की कोशिश करी। सर साइमन ओम ने ये कहा कि भाई अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, जो किसी भी गिवन मेटालिक वायर के एंड के अक्रॉस जो डिफरेंस होता है, अपन यहाँ पे जो वायर बनाते हैं, ठीक है, फिर यहाँ जो बैटरी लगाते हैं, तो इसके अक्रॉस जो अपन का पोटेंशियल डिफरेंस आता है दैट इज़ V, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है। V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। ठीक है, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हमेशा हमें एक कांस्टेंट टर्म लानी ही पड़ती है। तो क्या हो जाता है, इसके अंदर जो कांस्टेंट टर्म अपन यूज़ करते हैं वो होता है रेजिस्टेंस, दैट इज़ R इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस एंड I। तो अपन का ओम्स लॉ कुछ इस तरीके से आता है कि V इज इक्वल्स टू IR। अगर इसका मतलब ये है, अगर अपन को और सिंप्लीफाई करें और अच्छे से समझें, तो अगर मैं V/I इज इक्वल्स टू करती हूँ तो R आता है, और R तो क्या था, एक कांस्टेंट ही तो था। R क्या था, एक कांस्टेंट टर्म ही तो थी। और जब अपन अपना ग्राफ देख रहे थे तो V/I देखो हमेशा कांस्टेंट ही आ रहा था। तो मतलब अगर मैं किसी सर्किट के अंदर एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस लगा लेती हूँ, क्या करती हूँ, एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस लगा लेती हूँ, तो V/I का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट होगा और ओम्स लॉ जो है वो वैलिड होगा। ये तब हो सकता है जब रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अपन आगे बात करेंगे कि रेजिस्टेंस एक्चुअली होता क्या है, लेकिन रेजिस्टेंस एक बेसिकली अगर अपन ऊपर तरीके से बात करें तो जो रेजिस्टेंस है वो बेसिकली हिंड्रेंस होती है किसी भी चीज़ की। ठीक है, अपन है ना सर्किट के अंदर लगाते हैं रेजिस्टेंस ताकि इलेक्ट्रॉन की फ्लो को थोड़ा सा क्या कर सकें, हिंडर्ड कर सकें। तो जब अपन एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस लगाते हैं सर्किट के अंदर, जो अपन ने डायग्राम में देखा था कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बनी हुई थी, ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस ही होता है। ठीक है, तो जब अपन एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस लगाते हैं तो V/I का जो रेशियो है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, और जो ओम्स लॉ है वो वैलिड रहता है। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कि भाई रेजिस्टेंस जो है वो एक्चुअली होता क्या है। देखो, रेजिस्टेंस जो है सबसे पहले तो इसको R से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया, इट इज़ द हिंड्रेंस ऑफर टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और करंट। जब किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं ना, जब वो कंडक्टर्स के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं तो कोई ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि जैसे सपोज करो कि यहाँ पर है ना 100 इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो यहाँ से भेजे गए बैटरी के द्वारा। ठीक है, कंडक्टर के अंदर यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना शुरू हुए इस एंड से, लेकिन पूरे सर्किट को कंप्लीट करने के लिए तुम्हें पता है पूरा इनको राउंड कट करना पड़ता है, पूरा राउंड घूमना पड़ता है, तब जाके ना करंट कंस्टिट्यूट होता है ना। तो क्या होता है कि 100 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे थे, लेकिन एक दूसरे एंड पर जो है वो 90 इलेक्ट्रॉन्स ही आकर क्या कर रहे हैं, करंट को कंस्टिट्यूट कर रहे हैं। बेसिकली वो जो 10 इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई ना, वही क्या है, रेजिस्टेंस है, वही क्या है, हिंड्रेंस है टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसी को ही अपन रेजिस्टेंस कहते हैं। इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम होती है, जिसका एक सिंबल भी होता है कुछ इस तरीके का। ठीक है, द रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन ओम्स। जैसे कि अपन वेट को केजीज में मेजर या ग्राम्स में मेजर करते हैं, तो रेजिस्टेंस को अपन ओम्स में मेजर करते हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ क्या कि रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा करंट उतना ही कम होगा। अपन ये कह सकते हैं कि हिंड्रेंस जितनी ज़्यादा होगी करंट उतना ज़्यादा कम होगा। और इसको अपन एक ना फॉर्मूला से भी वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि R इज इक्वल टू क्या था, V/I। तो R और I देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस ज़्यादा तो करंट कम, रेजिस्टेंस कम तो करंट हो जाएगा ज़्यादा। ठीक है, तो R इज इक्वल टू जो था वो V/I था। तो अगर मैं कह रही हूँ कि किसी सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है, इसका मतलब ये है, वो अपन कब कह सकते हैं कि किसी भी सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है। अपन तब कह सकते हैं कि अगर किसी सर्किट के अंदर 1 वोल्ट की बैटरी तुमने लगाई है और उस सर्किट के अंदर अमीटर की जो रीडिंग है वो 1 एम्पियर आ रही है। ठीक है, वोल्ट जब अपन ने 1 वोल्ट की बैटरी लगाई है और जो करंट की रीडिंग है वो 1 एम्पियर आ रही है, तब अपन कहेंगे कि उस सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, वो 1 ओम है। मतलब वो जो सर्किट है वो 1 ओम रेजिस्टेंस लगाकर करंट को क्या कर रहा है, हिंडर्ड कर रहा है। ओके, ये क्या है, ये जो डायग्राम है ये बेसिकली रियोस्टेट है। इसे क्या कहते हैं, रियोस्टेट कहते हैं। रियोस्टेट का काम क्या होता है, कभी कभी हमें सर्किट्स के अंदर क्या करना पड़ता है, जो बड़े बड़े सर्किट्स बनते हैं अपने जो इकोनॉमिकल कमर्शियल लेवल पे, उसमें हमें करंट को कम या ज़्यादा करने की रिक्वायरमेंट कभी कभी पड़ जाती है। ठीक है, करंट को कम या ज़्यादा करने की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, तो उसी रिक्वायरमेंट
के अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, रियोस्टेट को लगाना पड़ता है। रियोस्टेट का काम ये होता है कि ये रेजिस्टेंस को बढ़ा भी सकता है और रेजिस्टेंस को कम भी कर सकता है। कैसे करता है, बेसिकली इसके पास एक स्लाइडर होता है। इस स्लाइडर को जब अपन लेफ्ट या राइट में मूव करते हैं तो उसके ही अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस बढ़ता है और घटता है। तो हमें पता है कि अगर हमें करंट को इंक्रीज करना है तो मतलब हमें रेजिस्टेंस को कम करना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस कम किसकी मदद से करेंगे, इस स्लाइडर को मूव कर करेंगे। तो जैसे ही रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो करंट की सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हमें यहाँ पे अगर करंट को कम करना है, मतलब बहुत ज़्यादा करंट आ चुका है लेकिन अब हम चाहते हैं कि नहीं कम हो जाए, नहीं तो इंस्ट्रूमेंट पे नुकसान हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंट हमारा ख़राब हो जाएगा जो ऑपरेट कर रहा है, तो क्या करेंगे हम रेजिस्टेंस को क्या कर देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे। कैसे करेंगे, रियोस्टेट को है ना मूव करके, ये इसका स्लाइडर होता है, इसको यहाँ पर मूव करते हैं तो उसके बेसिस पे क्या होता है, करंट जो है वो कम या ज़्यादा होता है ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस। बेसिकली रियोस्टेट का काम क्या होता है कि रेजिस्टेंस को कम और ज़्यादा करना, और उसी के बेसिस पे करंट जो है वो वेरी करता है। इसलिए अपन क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट जब अपन सर्किट बनाते हैं, सर्किट डायग्राम बनाते हैं, तो उसके अंदर अपन रियोस्टेट को लगाते हैं ताकि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो कम ज़्यादा हो जाए, उसी के बेसिस पे हमारा जो करंट है वो भी क्या हो जाए, कम ज़्यादा हो जाए, डिपेंडिंग हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है। तो इसके लिए भी एक बहुत सिंपल सी एक्टिविटी की गई थी। इस एक्टिविटी में अपन ने क्या किया था, हमने एक सिंपल सा सर्किट ले लिया था जिसके अंदर अमीटर, बैटरी और की लगी हुई है, और यहाँ पे अपन ने अलग अलग तरीके की वायर्स ली। फर्स्ट केस में क्या किया हमने, तो नॉर्मल सी वायर ले ली, ठीक है, लेटर सपोज कि अपन ने कॉपर वायर ले ली, ठीक है, और उस समय हमने क्या किया, अमीटर की रीडिंग को नोट डाउन किया, ठीक है। सेकंड केस में हमने क्या किया, हमने जो वायर की जो लेंथ है वो डबल कर दी, मतलब कुछ इस तरीके से इसको कनेक्ट किया। लेटर सपोज कि सर्किट डायग्राम है, ठीक है, तो वायर जो है देखो उसकी लेंथ हमने बढ़ा दी ना, इसको बेंड कर ये लेंथ जो थी वो हमने बढ़ा दी, और फिर हमने क्या किया, अमीटर की रीडिंग को नोट डाउन करने की कोशिश करी। फिर थर्ड केस में हमने क्या किया, थर्ड केस में हमने ये किया कि जो हमने वायर थी, जो अभी तक 2 वायर्स यूज़ कर रहे थे, उसकी हमने थिकनेस इंक्रीज़ कर ली, काफ़ी थिक वायर ली। थिक वायर ली मतलब बेसिकली उसका एरिया जो था हमने वो क्या कर दिया, बढ़ा दिया, और फिर हमने क्या किया, मीटर की रीडिंग ली, ठीक है। और फोर्थ केस में हमने क्या किया, कॉपर की जगह अब हमने नाइक्रोम की वायर ले ली, ठीक है, नाइक्रोम की वायर ले ली, तब भी हमने क्या किया, मीटर की रीडिंग को नोट डाउन किया। तो हम देख रहे थे कि इन चारों ही केसेस में क्या हो रहा था कि जो करंट है ना उसकी वैल्यू अलग आ रही थी। और अभी तक हमें ये पता पड़ चुका है कि अगर जैसे करंट चेंज हो रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस पे भी कुछ ना कुछ अफेक्ट तो हो ही रहा होगा, तब जाके करंट चेंज हो रहा है। तो जब कॉपर वायर ली थी नॉर्मल लेंथ की, तब हमने मीटर की रीडिंग नोट डाउन करी, ठीक है। फिर हमने क्या किया, जैसे ही हमने लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीज कर दी, कॉपर वायर की लेंथ को क्या कर दिया, हमने बढ़ा दिया, तो हम अमीटर की रीडिंग को जब नोट डाउन कर रहे थे तो हमने देखा कि जो अमीटर की रीडिंग है, मतलब जो करंट की रीडिंग है वो कम हो गई कंपैरेटिवली टू कॉपर वायर। जब वो नॉर्मल लेंथ की कॉपर वायर यूज़ करी थी ना, तब अमीटर की रीडिंग क्या जो आ रही थी उसके कंपैरेटिवली क्या हो गई, यहाँ पे अमीटर की रीडिंग कम हो गई, मतलब करंट की वैल्यू कम आ रही थी, तभी तो अमीटर रीडिंग कम दे रहा था, ठीक है। फिर जब अपन ने थिक वायर ली, मतलब काफ़ी मोटी वायर ली जिसका एरिया बहुत ज़्यादा है, तब जब करंट मेजर करने की कोशिश करी अमीटर के थ्रू, तो रीडिंग जो थी वो काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, ठीक है, मतलब अच्छे खासा करंट जो है वो सर्किट के अंदर फ्लो कर रहा था। और जब अपन ने कॉपर की जगह कोई और मटेरियल की वायर ले ली, जैसे कि अपन ने नाइक्रोम की वायर ले ली, तो अमीटर की रीडिंग क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी। हमने सेम लेंथ की नाइक्रोम वायर ली, हमने सेम लेंथ की कॉपर वायर ली, लेकिन दोनों में ही करंट की रीडिंग जो थी वो काफ़ी ज़्यादा चेंज आ रही थी। तो इन सभी एक्सपेरिमेंट से, इन सभी ऑब्जर्वेशन से हमने कुछ कंक्लूजन्स निकाले। वो है कि भाई जैसे ही हम अपनी वायर्स की लेंथ को बढ़ा रहे थे, जैसे ही हमने वायर की लेंथ को इंक्रीज़ किया, तो जो अमीटर की रीडिंग थी वो कम हो गई, मतलब जो करंट है वो कम हो गया। इसका मतलब ये है कि जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ गया। अगर तुम्हें अभी कन्फ्यूज़न हो रहा है, तुम हमेशा ये वाला जो फॉर्मूला है वो दिमाग में रखो, हमेशा स्ट्राइक करेगा, ठीक है। करंट कम हो गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो मतलब कि जो रेजिस्टेंस है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। देखो ना, प्रोपोर्शनलिटी का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी। अपन ने बढ़ाया क्या, लेंथ बढ़ाई थी, लेंथ बढ़ा था, लेंथ बढ़ा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ा, तभी तो करंट कम हो गया। तो जो लेंथ है, रेजिस्टेंस है, वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो गया, लेंथ के प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। फिर सेकंड केस में हमने क्या देखा था कि जब अपन ने थिकनेस वायर की इंक्रीज़ कर दी थी, तो क्या हो रहा था कि अमीटर की रीडिंग जो है वो ज़्यादा आ रही थी। इसका मतलब ये है कि जो करंट है वो ज़्यादा आ रहा है और जो रेजिस्टेंस है इस बार कम हो गया है। इसका मतलब ये है कि जो रेजिस्टेंस है इस बार किसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ कम हो रही है। देखो यहाँ पे एरिया बढ़ रहा है और रेजिस्टेंस कम हो रहा है, तो जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके आ गया, एरिया के आ गया।
तो ये हमारी क्या बन गई, 2 इक्वेशंस बन गई थी। ठीक है, जब अपन इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे तो आर जो है वो एल के भी प्रोपोर्शनल है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ए के। तो कुछ इस तरीके की हमारी थर्ड इक्वेशन आई है, लेकिन अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है, अभी तक ये कंप्लीट जो है वो नहीं हुई है। अब हमें पता है कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट यूज़ करना पड़ता है। तो r इज इक्वल्स टू, ये जो कांस्टेंट मैं यूज़ कर रही हूँ उसको अपन क्या बोलते हैं, रो कहते हैं या फिर रेजिस्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। ओके, r इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए। और इसी से हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस का पूरा फॉर्मूला जो है वो आ जाता है। किस तरीके से रेजिस्टेंस जो है वो एल, ए और रो पे डिपेंड करता है, इससे हमें ये पता पड़ता है। ठीक है, तो देखो जो रेजिस्टिविटी होती है ना, क्या होता है, हर मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी होती है ना वो कांस्टेंट होती है। अगर मैं कॉपर ले रही हूँ, कॉपर वायर बना रही हूँ, तो उसकी रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, उसका जो, अगर जैसे मैं नाइक्रोम की वायर ले रही हूँ, ठीक है, तो उसकी रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ। अगर मैं एल्यूमिनियम की वायर ले रही हूँ, उसकी भी रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, तो अगर मुझे किसी का रेजिस्टेंस चेंज करना है वायर का, तो मैं क्या कर सकती हूँ, या तो उसका लेंथ को चेंज कर सकती हूँ या तो एरिया को चेंज कर सकती हूँ। मैं उसकी रेजिस्टिविटी को चेंज नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि रेजिस्टिविटी अपने आप में ही क्या है, कांस्टेंट होती है फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल। तो अगर तुमसे कोई पूछता है कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, तो तुम कह सकते हो कि रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस एरिया पे डिपेंड करता है, और जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे। रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, और उसी नेचर ऑफ मटेरियल को अपन किससे डिनोट करते हैं, रेजिस्टिविटी से, जिसको अपन चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, तो 3 फैक्टर्स पे जो है हमारा रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है। हमें अपनी एनसीईआरटी बुक के अंदर जो है वो रेजिस्टिविटी की वैल्यूज़ दे रखी हैं और कुछ मटेरियल्स की भी वैल्यू दे रखी है, और रेजिस्टिविटी के अकॉर्डिंग अपन ने मटेरियल्स को क्लासीफाई भी कर रखा है, कंडक्टर्स, अलॉयज़ एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स वो होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो को बहुत अच्छे से होने देते हैं और इलेक्ट्रिक करंट को पास भी होने देते हैं। तो यूजुअली जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं उनके अंदर अपन कंडक्टिंग मटेरियल्स ही यूज़ करते हैं। अलॉयज़ क्या होते हैं, वो भी अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, लेकिन उनके अंदर क्या होता है, ये बेसिकली अलॉयज़ जो है वो मेटल्स का मिक्सचर होते हैं। व्हाट आर अलॉयज़, मिक्सचर ऑफ मेटल्स। बहुत सारे मेटल्स को मिक्स कर दिया जाता है तो अलॉयज़ बनता है। जैसे देखो यहाँ पे कॉन्स्टेंटिन लिखा हुआ है, ये कॉपर और निकल को मिक्स करके बनता है। फिर एक बार मैग्नीन लिखा हुआ है, जो कॉपर, मैग्नीज और निकल को मिक्स करके बनता है। नाइक्रोम लिखा हुआ है, जो निकल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन को मिक्स करके जो है वो बनता है। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को पास नहीं होने देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होते हैं, ये बैड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो इसलिए अपन इसको यूज़ नहीं करते हैं इन द सर्किट, क्योंकि सर्किट के लिए अपन को करंट चाहिए और करंट के लिए अपन को कंडक्टिंग मटेरियल्स चाहिए। तो देखो जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा कम है, ठीक है, वो अच्छा सबसे कंडक्टर बनेगा। ठीक है, धीरे धीरे देखो पावर जो है वो पॉजिटिव होती जा रही है, तो मतलब जो है रेजिस्टिविटी की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे रेजिस्टिविटी की वैल्यू बढ़ रही है तो वो इंसुलेटर्स की तरफ आ रहे हैं मटेरियल्स। तो हमें ये देखना है कि जिसकी रेजिस्टिविटी जितनी ज़्यादा कम होगी वो उतना ही अच्छा कंडक्टर जो है वो बन जाएगा। ठीक है, रेजिस्टिविटी कम होगी जिस मटीरियल की, उसी मटीरियल को चूज़ किया जाएगा फॉर सर्किट डायग्राम्स के लिए। राइट, अब एक बार बात कर देते हैं कि जो रेजिस्टिविटी की यहाँ पे यूनिट दी रखी है ओम मीटर, वो आई कैसे। ठीक है, देखो हमें पता है, एक बार मैं रफ कर देती हूँ यहाँ पर, फिर अपन निकालते हैं कि ये ओम मीटर कैसे आई। ऐसा यूनिट रेजिस्टेंस की ओम थी, है ना, तो अपन रेजिस्टिविटी की निकालते हैं। देखो अपन को पता है कि जो आर है वो रो एल बाय ए है। मुझे जो रेजिस्टिविटी की यूनिट निकालनी है तो सारी इसका पहले फॉर्मूला निकालते हैं। तो रो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर ए बाय एल इज इक्वल्स टू रो हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जो रेजिस्टेंस होता है इसको अपन ओम में मेजर करते हैं, एरिया को किस में मेजर करते हैं, मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं, और लेंथ को अपन मीटर में मेजर करते हैं। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या, सिर्फ ओम मीटर, और वही क्या हो जाएगी, रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट हो जाएगी जैसे यहाँ पर लिख रखा भी है। ओम मीटर इज़ द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस की जो है वो क्या होती है, ओम होती है। ठीक है, और अपन ने पोटेंशियल की तो अपन को पता है वी ही होती है। तो ये सारे फैक्टर्स जो थे वो क्या थे, जो रेजिस्टेंस को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन डैम श्योर बनेगा ही बनेगा इन रीजनिंग में तो इसका क्वेश्चन बनता ही है कि भाई अगर मेरे पास कोई मटीरियल लेटर, सपोज कि तुमको एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि भाई तुम्हारे पास एक वायर है, ठीक है, तो हमने क्या किया है, एक बार इस वायर की लेंथ को डबल कर दिया, ठीक है, और एक बार मैंने इसकी वायर की ना लेंथ को हाफ कर दिया। ठीक है, तो इससे इसके रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा,
ठीक है, इसका रेजिस्टेंस सेम रहेगा कि चेंज हो जाएगा। तो तुम क्या बोलोगे कि भाई क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो अगर मैं लेंथ को डबल कर दूंगी तो जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर मैं इसको हाफ कर दूंगी लेंथ को, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये थिकनेस में बात की जाती तो अगर थिकनेस को डबल कर दिया जाता मतलब एरिया को डबल कर दिया जाता, और अगर एरिया को डबल कर दिया जाता तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता, हाफ हो जाता, क्योंकि वो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। तो अगर इसको डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता, हाफ हो जाता। ओके, तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रीजनिंग क्वेश्चंस हैं। अगर तुमने ये समझ लिया तो तुम डेफिनेटली इसको लिख कर आओगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।